बिहार का राजनीतिक रंगमंच गेम ऑफ थ्रोन्स बन चुका है। एनडीए और महागठबंधन वाले एक दूसरे से तो लड़ ही रहे हैं, आपस का झगड़ा भी बढ़ता जा रहा है। कोई ड्रैगन बनना चाह रहा है, कोई ड्रैगन स्लेयर। अब सलामती के सवाल उठने लगे हैं। क्या ऐन मौके पर किरदार बदल जाएंगे? क्या ये गठबंधन वैसे नहीं रहेंगे जैसे अभी हैं? खासकर बिहार में, जहां ये सब होना उतना ही सामान्य है जितना रात के बाद दिन का होना, और जहां के मुख्यमंत्री के बारे में ही कहा जाता है कि नीतीश तो सबके हैं। तो आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर उखड़े उपेंद्र कुशवाहा की अमित शाह से मुलाकात हुई, बात हुई, दिल से दिल तक की बात हुई या नहीं? क्या नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के अरमानों पर बुलडोजर चला दिया? महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच की दरारें भी अब कितनी गहरी हो गई हैं? और मुकेश सहनी का क्या, जो पिछली बार तेजस्वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकले तो ऐसे निकले कि एनडीए में शामिल हो गए थे। सब कुछ विस्तार से जानेंगे। हरियाणा में 2 पुलिस वालों की मौत की गुत्थी और उलझती जा रही है, जिसमें पहले करप्शन के आरोप आए और फिर आई जातीय लामबंदी। सबसे बड़े सवाल खड़े हुए हैं हरियाणा के पुलिसिया सिस्टम पर। ऐसा क्या है जिसे छुपाने की कोशिश हो रही है? दिल्ली के ग्रीन पटाखों के साथ आए नियम और जैसलमेर की कलेजा कपाने वाली बस दुर्घटना पर भी बात करेंगे। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Mrs. Bectors. मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका नॉन स्टॉप बिस्किट्स और चाय तो स्वाद आ जाए। बिहार में काबा अभी तो बवाल बा, और बवाल लगातार बढ़ले जाता। एनडीए और महागठबंधन दोनों में कल रात की मिडनाइट हडल के बाद उपेंद्र कुशवाहा सीधे दिल्ली पहुंच गए अमित शाह से मिलने। इधर नीतीश कुमार की जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, और ये लिस्ट आई एक बम की शक्ल में जो फूटा चिराग पासवान के जैकपॉट पर। इधर तेजस्वी ने राघोपुर से नॉमिनेशन फाइल कर दिया, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग की गरारी अब भी फंसी हुई है। यानी लड़ाई सिर्फ विपक्षियों की नहीं है, खुद से खुद की भी है। वो भी तब जब पहले फेज के नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर बस एक दिन दूर है। पहले बात एनडीए की करते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली हैं इस गठबंधन में, जो उनके हिसाब से कम हैं। इस शिकायत को दूर करने के लिए 14 अक्टूबर की रात पटना में एक बड़ी बैठक हुई। बीजेपी के सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय उनसे मिलने पहुंचे। खूब देर समझाइश हुई, लेकिन नुक्ता ची है गमे दिल उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहां बात बनाए न बने। उपेंद्र कुशवाहा बोले कि अब दिल्ली जाएंगे। 15 अक्टूबर की सुबह नित्यानंद राय के साथ वो दिल्ली निकल गए। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में अमित शाह के साथ करीब पौन घंटे की बैठक चली। शाह ने उन्हें तसल्ली दी। कुछ घंटे पहले जिन उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, वो बोले सब चंगा सी। लेकिन अंदर की बात यह है कि कुशवाहा ने महुआ सीट पर गुस्सा दिखाया, जो पहले उनके कोटे में थी लेकिन अब चिराग पासवान के खाते में चली गई है। इसी गुस्से में कुशवाहा ने पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग भी बुला ली। ये कुशवाहा का नया विद्रोह है। 2019 में भी वो एनडीए छोड़ करके चले गए थे, हालांकि बाद में वापस आ गए और अब फिर से यही खेल। एनालिसिस करते हैं थोड़ा इसका। उपेंद्र कुशवाहा को कोयरी समुदाय का नेता माना जाता है। इस समुदाय की हिस्सेदारी करीब 4% है बिहार में। जानकार कहते हैं कि अगर कुशवाहा नाराज हुए तो 3 से 4 सीटों पर एनडीए को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि अमित शाह ने उन्हें 7 सीटों का वादा किया है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है। कुल मिलाकर मामला टाइट है। इधर उपेंद्र कुशवाहा को कांग्रेस ने खुला ऑफर भी दे दिया है। वो आ जाएं तो हम लोग और मजबूत हो जाएंगे। वेलकम कर रहे हैं उनको, हमेशा उनको वेलकम करते हैं, पहले भी वेलकम किया है, बिल्कुल दोस्त हैं। अब बात नीतीश कुमार की जेडीयू की करते हैं। 15 अक्टूबर की सुबह पार्टी ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की और चिराग पासवान के दावे वाली सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। सोनबरसा से रत्नेश सदा, मोरवा से विद्यासागर निषाद, एकमा से धूमल सिंह और राजगीर से कौशल किशोर। जानकारी ये भी है कि कुछ सीटों पर जेडीयू ने उम्मीदवारों को बिना लिस्ट जारी किए सिंबल बांट दिए हैं। जेडीयू की पहली लिस्ट में 23 मौजूदा विधायकों को दोहराया गया है, दोबारा टिकट दिया गया है, जैसे विजय कुमार चौधरी, बृजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार और महेश्वर हजारी। ये चारों नाम अभी मंत्री भी हैं।
कुछ विधायकों के टिकट काटे भी गए हैं और उनकी जगह नए चेहरों को भी दी गई है। मसलन ईश्वर मंडल, सुनील कुमार, महेंद्र राम। महिलाओं के कोटे से भी 4 नाम हैं, कविता साहा, अश्वमेध देवी, रवीना कुशवाहा और कोमल सिंह। 12 एससी सीटें और 1 एसटी सीट पर भी उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। एक और बात जो हाईलाइट की जा रही है कि जेडीयू की पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। हमने कल यानी 14 अक्टूबर के शो में आपको बताया था कि अपनी सीटों पर चिराग के दावे से जेडीयू के नेता एकदम में खुश नहीं हैं। बीजेपी से शिकायत की उन्होंने, इसकी बैठक हुई। बीजेपी ने जेडीयू वालों को मनाने की कोशिश की, कहा कि सोनबरसा, मोरवा, एकमा और राजगीर चिराग पासवान के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन जेडीयू नहीं मानी। इसके एवज में अपने कोटे की 2 सीटें तारापुर और तेघड़ा बीजेपी को दे दी। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट, तारापुर के बदले कहलगांव सीट अपने खाते में कर ली। झगड़ा बीजेपी और चिराग के बीच भी है। चिराग बीजेपी से दानापुर, लालगंज, हिसुआ और अरवल सीट चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। बदले में चिराग को 2 सीटें दी, गोविंदगंज और ब्रह्मपुर। इधर चिराग ने भी 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। बखरी से संजय पासवान, गरखा से सीमांत मृणाल यानी उनके भांजे, ब्रह्मपुर से हुलस पांडे और गोविंदगंज से राजू तिवारी एलजेपी रामविलास के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हालांकि चिराग की शिकायत अब भी बनी हुई है। अंदर खाने से ये भी कहा जा रहा है कि भले ही उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है, लेकिन नॉमिनेशन में अभी वक्त है और वक्त की बात में कब क्या पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला कुल जमा कागज पर मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन भीतर आग जले, बात करूं तो सेक लगे वाली स्थिति भी है। इधर इंडिया ब्लॉक में महागठबंधन में भी यही चल रहा है। तेजस्वी की चाहत है कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। कांग्रेस का आला कमान अभी इसके लिए राजी नहीं है। वो अलग बात है कि बिहार की यात्राओं के दौरान तेजस्वी पहले अगले पीएम के तौर पर राहुल गांधी को समर्थन वो दे चुके हैं। पहले तेजस्वी के सामने पिछले चुनाव की कसक भी है, जब वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। इसलिए इस बार सब कुछ अच्छे से करना चाहते हैं, लेकिन झगड़ा जो है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस कह रही है कि आप 65 सीटें हमको चाहिए। आरजेडी का कहना है कि 55 ही दे पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 58 दे देंगे। 14 अक्टूबर को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी ने 18 उम्मीदवारों के नाम क्लियर कर दिए। पहले 25 के किए थे उन्होंने। एक सब कमेटी भी बनाई वरिष्ठ नेता अजय माकन की सदारत में। चुनाव समिति के सदस्यों पर गैग ऑर्डर लगा दिया गया, यानी मीडिया से कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई भी बात लीक नहीं होनी चाहिए। लेकिन बातें तो बातों होती हैं, छन छन कर आ ही जाती हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट का संख्या का मामला तो है ही, इससे कहीं ज़्यादा बड़ा मसला उन सीटों का है जिन पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों लड़ना चाहते हैं। मसलन बछवाड़ा, नरकटियागंज, कहलगांव, बहादुरगंज, रानीगंज, सहरसा इत्यादि। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि कुछ सीट्स पर मामला सुलझ गया है, कुछ पर अभी भी बात चल रही है। कांग्रेस का फॉर्मूला है कि आरजेडी 138 सीटों पर लड़े, बाकी 40 पर लेफ्ट और वीआईपी वाले लड़ें। जानकारी ये भी है कि आरजेडी ने वीआईपी के लिए 18 सीटें फाइनल कर दी हैं, लेकिन फिर लेफ्ट पार्टियों का क्या? पिछली बार वामपंथियों ने बिहार में 29 सीटें लड़ी थी। बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 16 सीटें जीती इसमें से, यानी उनका दावा भी मजबूत है। लेफ्ट पार्टियां 40 सीटें मांग भी रही हैं। माले ने 18 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, कुछ पर और करने की तैयारी है। सीपीआई वाले भी 6 का ऐलान कर चुके हैं, 4 का और करेंगे। सीपीएम के एक उम्मीदवार का भी नॉमिनेशन हो चुका है। 2-3 सीटों पर और नजर है उनकी। वीआईपी के मुकेश सहनी का एक पेच और फंसा है। मुकेश सहनी का साफ कहना है कि उन्हें डिप्टी सीएम के तौर पर, उप मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाए। अभी तक ये हुआ नहीं है। ऐसे में पिछली बार के सीन याद दिलाए जा रहे हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूले का ऐलान किया था और मुकेश सहनी तत्काल प्रभाव से मंच छोड़कर चले गए थे। कहा था हमारी पीठ में छुरा भोंका गया है। जीतन राम मांझी ने भी महागठबंधन का साथ उस समय छोड़ दिया था। दोनों एनडीए में शामिल हुए। रिजल्ट आया तो पता चला कि दोनों ने 4-4 सीटें जीती, जो बेहद करीबी चुनाव में अहम साबित हुई। ये था कुल जमा हिसाब। अब सवालों की बारी। क्यों नहीं हो पा रही सीट शेयरिंग, और अगर समीकरण सही नहीं बैठे तो क्या होगा? क्या दोनों गठबंधन टूट जाएंगे या अदला बदली के भी चांस हैं? हमने पूछा अपने पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा से। महागठबंधन में असली झाम फंसा हुआ, जिसे कहते हैं ना कि पेंच दर पेंच फंसा हुआ है, खासतौर से आरजेडी और कांग्रेस के बीच में। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। दरभंगा की एक विधानसभा सीट है जाले। अब ये सीट आरजेडी डिमांड कर रही है। पहले वहाँ से कांग्रेस चुनाव लड़ती रही है। पिछली बार यहाँ से बीजेपी चुनाव जीत गई थी। तो अब आरजेडी के लिए कांग्रेस ये सीट छोड़ने को तैयार हो गई है, लेकिन कांग्रेस इसके बदले में आरजेडी से एक मजबूत सीट मांग रही है जहाँ मुसलमानों का दबदबा हो। अब पेंच फंसा हुआ है। तो ऐसी करीब 7-8 पेंडिंग सीटें पड़ी हुई है। मुकेश सहनी के साथ जो अलायंस है उसमें यह है कि उनको 18 सीटें ऑफर की गई हैं। अब उसमें कह रही है आरजेडी और कांग्रेस की
18 तो आपको हम दे रहे हैं, पर इसमें से कुछ जगहों पर उम्मीदवार हमारा होगा। बीजेपी और जेडीयू के बीच में कोई कलह नहीं है, सब मामला शांत हो गया है। एक्सचेंज भी कर ली गई है सीटें, जो जिन सीटों को लेकर विवाद था वहाँ ऑलरेडी नीतीश कुमार की तरफ से सिंबल दे दिया गया। अब जैसे देखिए तारापुर, जहाँ से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, वो जेडीयू के खाते में थी, तो जेडीयू ने उसके बदले में क्या हुआ कि बीजेपी ने एक सीट गोपालगंज में बरौली दे दी है। लेकिन अभी अगर देखें एनडीए में, तो उपेंद्र कुशवाहा महुआ की सीट चाहते थे, वो चिराग पासवान के पास है। हो सकता है इस पर लेकर पार्टी के बड़े नेता कुछ फैसला कर लें, कुछ बीच में समझौता निकल जाए। 2 सीटों को लेकर के कि 2 और सीटों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं मांझी जी, हो सकता है उनको 1 सीट, उनके लिए 1 सीट बढ़ा दी जाए, तो यहाँ उतना पेंच नहीं है। लेकिन महागठबंधन में अब भी बहुत कुछ है जो अंदर ही अंदर एक दूसरे के लिए बहुत मुश्किलें बनी हुई आज की तारीख में। सीटों के एक्सचेंज को लेकर के, सीटों की संख्या को लेकर एक तरीके से बात फाइनल सी हो गई है। इसके अलावा बिहार चुनाव से जुड़े आज के जो भी अपडेट्स हैं, जो नई लिस्ट आई हैं, उसकी जानकारी के लिए चलते हैं न्यूज़ रूम। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नई लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 12 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हुआ है। 2 बड़े नाम जो सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं, इसमें है पूर्व आईपीएस ऑफिसर आनंद मिश्र, जिन्हें बक्सर की सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरा बड़ा नाम है मैथिली ठाकुर, जो ठीक 1 दिन पहले बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल हुई। उन्हें दरभंगा की अलीनगर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। अब आनंद मिश्र की बात करें तो आनंद मिश्र जब लोकसभा चुनाव के दौरान इस्तीफा देकर, असम काडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, जब इस्तीफा देकर बिहार आए थे, तो उसी समय ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे बक्सर की सीट से। हालांकि बक्सर की सीट प्रतिष्ठा की सीट बन गई। इतने विवाद हुए, इतने बखेरे हुए कि उसके बाद आनंद मिश्र को टिकट नहीं मिल पाया। तो उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। हालांकि वो हार गए, पर इसके बाद वो चुनावी राजनीति के हिस्सा बने रहे। इसके बाद वो जन स्वराज पार्टी में चले गए थे, जहां वो युवा मोर्चा की कमान संभाल रहे थे। हालांकि उससे ठीक 2-3 महीने पहले ही वो बीजेपी में आए थे और अब उनका नाम टिकट के लिए चुन लिया गया है। वहीं मैथिली ठाकुर की बात करें तो पिछले कई दिनों से मैथिली ठाकुर के नाम पर चर्चा हो रही थी, अब औपचारिक ऐलान हो गया है। बाकी उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी ने जो लिस्ट की घोषणा की है उसमें मुजफ्फरपुर और गोपालगंज के उम्मीदवार को बदला है। वहीं सोनपुर से विनय कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तो कुल मिला के बीजेपी के कोटे की जो 101 सीट है, उसमें से अब तक 71 और 12 मिला के 83 सीटों के नाम का ऐलान हो चुका है। यानी बाकी बचे 18 सीटें जिनके नामों का ऐलान आने वाले दिनों में हो जाएगा। एक ज़रूरी सूचना ये कि हम बिहार के लोग, जो हमारी सीरीज़ है, उसके अगले एपिसोड में आप ये जानेंगे कि बौद्ध मोनेस्ट्री के अंदर क्या होता है, बौद्ध भिक्षुओं को कब गुस्सा आता है और कैसा होता है उनका जीवन। 16 अक्टूबर शाम 5 बजे। और दूसरी खबर की ओर अब हम बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी खबर आईपीएस पूरन की मौत के मामले से जुड़ी है। चंडीगढ़ पुलिस के आश्वासन के बाद आईपीएस पूरन का परिवार पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुआ और वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ। इसके बाद शाम करीब 5 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में आईपीएस पूरन का अंतिम संस्कार किया गया। उनकी बेटियों ने उन्हें मुखाग्नि दी। उधर 14 अक्टूबर को अपनी जान लेने वाले एएसआई संदीप लाठेर का पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हो सका है। शव उनके ममेरे भाई के घर रखा गया है। मान मनोवल की तमाम कोशिशें चल रही हैं। हरियाणा सरकार के आला अधिकारी संदीप के परिजनों से देर रात मिले, समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं मिला। 15 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी संदीप के परिजनों से मुलाकात की, ठोस कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। संदीप के परिजन मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर अड़े हैं। मांग उनके आखिरी वीडियो की कायदे से जांच कराने की भी हो रही है। सीएम साहब ने आश्वासन दिया कि भाई हम कार्रवाई कराएं, दोषियों के प्रति कार्रवाई कराएं। शिकायत तो जो वीडियो क्लिप है वो ही शिकायत, जो दोषी हैं जो उसने वीडियो बना रखी उनके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो रही केस की बेसिक अपडेट। एक हफ्ते के अंदर हरियाणा पुलिस के 2 अधिकारियों ने अपनी जान ले ली। दोनों मौतों में कई समानताएं हैं। मसलन दोनों मामलों में जान लेने का तरीका एक ही था। दोनों ने जान लेने से पहले एक नोट छोड़ा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक घटना का कोई चश्मदीद नहीं रहा। दोनों के परिजन पोस्टमार्टम से पहले मामले में एक्शन लेने पर अड़े रहे। आईपीएस पूरन ने अपनी शिकायत में जिन 13 अधिकारियों का जिक्र किया, उनमें से 2 पर एक्शन भी हो गया। रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया का ट्रांसफर कर दिया गया और डीजीपी शत्रुजीत कपूर छुट्टी पर भेज दिए गए। लेकिन एएसआई संदीप ने इन 2 अधिकारियों बिजारनिया और शत्रुजीत का समर्थन किया। साथ ही आईपीएस पूरन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। मौतों में जातीय एंगल तलाशे जा रहे हैं। इसे दलित बनाम जाट बनाने की कोशिश भी की जा रही है। कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल इसे हरियाणा सरकार के सिस्टम का फेलियर बता रहे हैं।
एएसआई संदीप की मौत के बाद से मामले को बड़ी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज बोले कि आईपीएस पूरन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले एएसआई संदीप ने उनकी मौत के बाद खुद की जान ले ली। ये समझ से परे है कि 1,60,00,000 रुपया का केवल रेंट की आमदनी है शत्रुजीत कपूर डीजी पुलिस की। तो दोनों का भ्रष्टाचार की जांच होना चाहिए, नरेंद्र बिजरानिया और शत्रुजीत कपूर। और ये इस तरह से कई बार ऐसा हुआ कि जो मास्टरमाइंड है मिस्टर खुल्लर आईएएस अफसर हैं, जो नायब सिंह सैनी को भी आदेश देते हैं। कुछ लोग मिलने गए, एक संदीप वाल्मीकि जी हैं, मिलने गए गुड डेलीगेशन के साथ, तो सस्पेंड करने के लिए कहा था सैनी जी ने, सीएम सैनी ने, कि दोनों को सस्पेंड कर दो, बिजरानिया और इनको डीजी कपूर। तो उसी समय जो खुल्लर हैं, वो आईएएस अफसर हैं, तो उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता है, तो वो आदेश देते। ये मामला जाट बनाम दलित करने का है। उधर केंद्र सरकार के 3 केंद्रीय मंत्री आईपीएस पूरन के घर जाकर परिजनों से मुलाकात कर चुके हैं। रामदास अठावले, रवनीत बिट्टू और चिराग पासवान, तीनों ने आईपीएस की मौत की ढंग से जांच और ठोस कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। 2 अधिकारियों की मौत से आरोप प्रत्यारोप की शक्ल में उठते सवालों का जवाब मिले। सच जो भी हो वो जल्द ही सामने आए। न्याय की उम्मीद के साथ सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं। ब्लैक टी और ग्रीन टी में ग्रीन टी ज़्यादा हेल्दी क्यों लगती है? क्या हरे रंग के प्रति हमारा कोई पूर्वाग्रह है या हरे रंग ने ये रुतबा कमाया है? दिवाली वाले वीकेंड पर तसल्ली से सोचिएगा। फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखे जलाने की परमिशन दे दी है, लेकिन परमिशन के साथ कुछ शर्तें भी दी हैं। उन्हें जान लीजिए। ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल केवल दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली वाले दिन होगा। इन दोनों दिन ग्रीन पटाखे सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे ही फोड़े जा सकेंगे। ग्रीन पटाखे तय जगहों पर ही फोड़े जा सकेंगे। पटाखों की बिक्री केवल 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच होगी। पटाखे केवल तय जगहों पर बिकेंगे। सिर्फ सर्टिफाइड कंपनियां ही बेचेंगी। ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर बैन रहेगा। सिर्फ QR कोड वाले पटाखे ही बेचे जाएंगे। हालांकि दिल्ली NCR में हवा खराब होनी शुरू हो गई है। AQI 211 दर्ज किए जाने के बाद पूरे NCR में GRAP 1 यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किया गया है। अगली सुर्खी राजस्थान के जैसलमेर से है, जहां एक बस में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हैं। घायलों को जोधपुर के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। मृतकों के शव इतने ज़्यादा जल गए हैं कि उनकी पहचान के लिए DNA टेस्ट हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए देने का ऐलान किया। लेकिन बस में आग कैसे लगी ये अभी तक पता नहीं चल सका है। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। आग लगने का एक कारण बस में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। खबरें ये भी हैं कि बस की डिग्गी पटाखों से भरी हुई थी, इस कारण आग लगी। तमाम बातें अभी सामने आ रही हैं कि कैसे बस को सिर्फ 5 दिन पहले ही इस रूट पर लगाया गया था, कैसे आग लगते ही धुआं भरा और बस का दरवाज़ा लॉक हो गया था। लोग अंदर ही तड़प कर रह गए। घटना की भयावहता पर राजस्थान सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर बोले, उन्होंने अपने जीवन में ऐसा हादसा कभी नहीं देखा। उन्होंने सुरक्षा चूक की तरफ भी इशारा किया। जिस बुरी तरीके से जली है बस, जो विस्फोट हुआ जिस तरीके से, मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। हम जो है DNA का टेस्टिंग कराएंगे। कई लोगों ने कांच तोड़ के निकल भी गए थे, पर ये विस्फोट हुआ है और कंप्रेसर जो है, हमें लग रहा है जब तक पूरी इसकी FSL जांच होगी और जो आगे के लोग निकल गए, और इतनी भीषण आग थी और एक ही इसके अंदर निकास था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम था, निकास एक ही था। और ऐसी बस को ये हम बोल नहीं सकते हैं, पर ये लगभग लग रहा है 35-40 लोग तो कम से कम थे इस बस। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।